हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सीटेट मैथ्स का सितंबर 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यालयों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियां हैं। इसमें बोला है लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 660 विद्यार्थी हैं। 660 विद्यार्थियों में इसने क्या कहा है, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। तो अगर हम लड़कों की संख्या निकालेंगे तो 660 और 2/3 कर दो इनका। तो 3 से देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 जीरो, और ये 2 से गुणा करा दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 440 लड़के आ जाएंगे। ठीक है, और इन लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। तो लड़कों की जो संख्या है उसका 3/4, 3/4 होता है, 3/4 खिलाड़ी हैं। 4 से करो तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 जीरो, और फिर जीरो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो खिलाड़ी कितने आ गए, खिलाड़ी आपके आ गए हैं 330। वो भी क्या है, ये लड़के हैं ये। ठीक है, अब आते हैं लड़कियों की तरफ। लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। अब पहली बात तो देखो, 2/3 कितने थे, 2/3 लड़के थे, तो लड़कियां कितनी होंगी। अगर हम कहते हैं पूरी एक थी तो उसमें से 2/3 आप माइनस कर लो, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 1/3 आएगा, लेकिन आप करके देख लो 1/3। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी आई, 1/3। तो अब लड़कियां जब निकालोगे आप, लड़कियां 660 थे टोटल और 1/3 लड़कियां थी, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 जीरो, मतलब लड़कियां कितनी हो गई, देखो 220 लड़कियां हो गई टोटल। और उसमें उसने क्या कहा है, लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, 1/4 खिलाड़ी हैं। दो 4 पंचे 20 और फिर 2 बच्चे गए, 4 पंचे 20। तो इसमें कितने खिलाड़ी हो गए, लड़कियों में 55 खिलाड़ी हो गए लड़कियों के। ठीक है, 55 लड़कियों के 330 लड़कियों के। तो उसने क्या पूछा, विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो 330 और 55 प्लस 5, 5 3 8 और 300 कितना है, 385 आया। ठीक है, देखिए आपने 385 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 660 विद्यार्थी थे, उसमें से 2/3 लड़के थे, तो 2/3 लड़कों की संख्या आ गई टोटल। फिर लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी थे, तो ये आ गए खिलाड़ी आराम से। ऐसे ही लड़कियों की संख्या हमने निकाली कितनी, 1/3 लड़कियों की संख्या थी। टोटल लड़कियां हमारे पास कितनी थी, 220 लड़कियां थी। 220 में 1/4 खिलाड़ी हैं, 1/4 55, ये आ गए। टोटल कितने आ गए, 385 आ गए। ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। ठीक है, टाइल्स आपको समझ में आया। जैसे मान लीजिए आपका ये कमरा है, तो आप ऐसी कोई टाइल्स लगाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये इसमें क्या कहा है, टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइल किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। मतलब टाइल्स काटनी नहीं है। देखिए पूरे का पूरा, मतलब हम जितने टाइल्स लेके आए ऐसे हमारे पूरे टाइल्स इसमें सेट हो जाए, तो हमें ऐसी कोई टाइल्स चाहिए। ठीक है, वो ऐसी कोई टाइल्स की बात कर रहा है। तो अब देखिए क्या होगा, आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा। देखो 9 मीटर लंबा कमरा है और 7 मीटर चौड़ा है। तो 9 मीटर लंबा, और ये देखिए सारे सेंटीमीटर में दिए हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको यूनिट पे ध्यान देना है कि यूनिट सेम है या नहीं है। ठीक है, तो आप यूनिट पहले सेम करोगे। देखो 9 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है। 9 मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर और ये 700 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे क्या है, मल्टीप्लाई करा के लिखिएगा मत। अगर मल्टीप्लाई करा के आप लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी आगे, क्योंकि ये सारा ऐसे ही खुला हुआ रखा है, तो हम सीधे करा लेंगे। और अब देखिए क्या है, ये हमारे कमरे की माप तो आ गई है और टाइल्स की माप ये दी हुई है। अब हमें ऐसा टाइल्स फिट करना है जो हमारे बिना तोड़े या बिना काटे ऐसे ही पूरा पूरा सेट हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इनसे इसको भाग कराओगे ना, पूरे क्षेत्रफल का, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से जब भाग कराओगे, तो अगर वो पूरा पूरा कट के एकदम मतलब कोई संख्या आ रही तब तो ठीक है, और अगर दशमलव में आ रहा है, सही बटे में आ रहा है तो गलत है। ठीक है, तो चलिए हमें सबको ट्राई मारना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला हम ट्राई मारते हैं। पहला क्या है, 900 गुणा 700 बटे, अब अगला नीचे क्या है, 35 गुणा 35। ठीक है, 35 दूनी 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कर लो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और यहाँ पे बचा 4 और 5 बटे 40, 180। और अभी 7 बचा। देखिए अब 7 से तो किसी का भाग जाएगा नहीं,
मतलब कोई भी है नहीं भाग देने वाला, तो अगर हम क्या करेंगे, अब इसे कोशिश भी करेंगे तो किस में आएगा, ये दशमलव में आएगा। तो मेरा क्या पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गया, ठीक है, दशमलव में नहीं आना है, पूरी फिक्स संख्या आएगी। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, ये कमरे का क्षेत्रफल बटे नीचे टाइल्स का क्षेत्रफल, ठीक है, एक इसको उड़ाया एक इसको उड़ाया। अब 4 से तो जा नहीं रहा, तो पहले हमने क्या 5 से उड़ाया, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर हम 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 0। अब देखो 13 के पहाड़े में ना 140 आता है ना 90 आता है, ठीक है, तो अगर भाग तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब दशमलव में आ जाएगा, तो क्या होगा, दूसरा ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा ट्राई मारते हैं। तीसरे में देखिए क्या, पहले कमरे का क्षेत्रफल, फिर नीचे आ जाएगा आपका 55 गुणा 40 एक टाइल्स का क्षेत्रफल, इससे इसको उड़ा दोगे आप। अब देखो 4 का सीधे सीधे समझ लो, 4 से क्या कभी 7 जाएगा, ये 4 से कभी 9 जाएगा क्या, आप बताइए खुद ही, ठीक है। 4 से अगर आप देखो जिसको लेके जाएंगे तो 4 से अगर कटेगा क्या, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 ये कट सकता है, 4 दूनी 8 1 10 आया, फिर 4 दूनी 8 2 आया, 4 पंचे 20 आ जाएगा, फिर 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 55 25, तो 45 गुणे 7 बटे 11। अब यहाँ से आप सीधे सीधे देख लो, 45 गुणे 7 बटे 11 बचा, तो कि 11 आपको 45 या 7 11 के पहाड़े में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये भी दशमलव देगा, ठीक है। अगर ये पूरा कट जाता नीचे वाला तो हमारा होता, तो हमारा क्या तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा देखते क्या है, चौथे में पहले देखिए कमरे का क्षेत्रफल, नीचे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा 35 गुणे 45, ठीक है। देखो अब ये देखो 35 दूनी 70, सीधे सीधे आपने ऐसे काट लिए, और 45 दूना 90, देखिए ये सीधे सीधे देखिए, अब नीचे एक हर में कोई भी संख्या बची नहीं है, अब अंश में तो बचा है, तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, 2 दूनी 400, आपने सीधे मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर 4 ही आएगा। कहने का मतलब देखिए हर में कुछ नहीं बचना चाहिए, हर में जब कुछ बचेगा नहीं आपके पास तो कोई भाग देने के लिए नहीं होगा, जब कोई भाग देने के लिए नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी दशमलव की संख्या नहीं आएगी, ठीक है। यही इसमें हुआ, देखिए हमने पूरे अपने हर कट गए हैं और सिर्फ अंश बचा है, तो अंश का सीधे मल्टीप्लाई कराया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 400 टाइल्स लगेंगी सीधी सीधी, इसमें ना हमें काटना पड़ेगा ना हमें छाटना पड़ेगा ना तोड़ना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा 32 का ऑप्शन नंबर 4, 35 गुणा 45 की टाइल्स आप यूज़ करिए, तो आपको काटना या तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 33 क्या कह रहा है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगी। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता तो कैलकुलेशन होती है इसमें, बिना कैलकुलेशन के आप कोई शॉर्ट या कुछ कर नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो इसने पहले क्या पूछा, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, तो पहले निकाल लें हम 6 घंटों में, 6 घंटों में आप देखिए 6 घंटे थे, ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और फिर मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। देखो 1 घंटे में 60 मिनट, हमने कहा अगर हमने ऐसे छुपा लिया और हमने कहा 1 घंटे में सेकंडों की संख्या बताओ, तो आपने पहले मिनट बना लिए 1 घंटे का और फिर उसका सेकंड बना लिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी है, 6 घंटे का था तो 6 घंटे में कितने मिनट, 6 गुणे 60 और कितने सेकंड, 60 का, और ठीक है। तो आपका देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 6 रंग 3600 इधर हो जाएगा, और 6 का और हो जाएगा, तो 6 रंग 36, यहाँ से लगा 3, 6 का 18 3 21, ठीक है। आपको ये आ जाएगा क्या, 21,600 आ जाएगा, ठीक है। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या क्या आ गई आपकी, 21,600 आ गई है। अब देखिए अगला ऑप्शन से हमें करना पड़ेगा किसके मिनटों की संख्या बराबर है, मिनटों की संख्या। तो पहले हम 10 दिन देखते हैं क्या होगा। 10 दिन में देखो मिनटों की संख्या 10 दिन 10 दिन थे आपके पास। अब आपको क्या करना है, पहले तो इसके 10 दिन, अब इसके घंटे बनाना है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो 10 दिन में 10 गुणे 24 घंटे, और फिर मिनटों की संख्या 24 घंटे बन गए, तो अब आपको 60 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, किस लिए, कि आपको मिनट बनाने हैं ना, क्योंकि उसने पूछा किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। तो आपने 10 दिन में कितने घंटे हो गए, ये टोटल हो गया, और मिनट का 60 का गुणा करा दिया, तो अब ये सारे मिनट हो गए, ठीक है। आप देखिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं, देखिए इसका 0 तो एडजस्ट कर दीजिए इस पर, तो 24 गुणा 600 हो जाएगा, डबल 0 ऐसे रख दीजिए, 6 को 24, 4 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 13 14, देखिए ये तो क्या इसके बराबर है 21,600 के, नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 1 गलत हो गया, ठीक है। ये पहला ट्राई किया था। अब दूसरा ट्राई करिए, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में देखिए 12 दिन दिया हुआ, तो 12 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे का मल्टीप्लाई करा दो और मिनट 60, ठीक है। 12×72, देखो 720 तो ये हो गया, और गुणा ये 24 हो गया। अब अगर इसे आप ऐसे करा लो सीधे सीधे, तो मैं सीधे सीधे कराना बताया, देखो 0 है, 0 को लास्ट में एडजस्ट कर देंगे, ये आप चाहो तो लो, पहले कर दिया आपने, गुणा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, डबल क्रॉस 7 चौको 28 की 8 हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 0 8 8 2 10 के 0 हाथ से लगा 1 6 1 7। अब देखो 17,080, क्या ये 21,600 के बराबर है, नहीं, तो दूसरा भी गलत कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, 15 दिन है, देखिए 15 दिन कितने घंटे हो जाएंगे, 15 गुणा 24, ये तीसरा कर रहा है, 15 गुणा 24, और मिनटों की संख्या मतलब 60 और हो जाएगा, ठीक है।
15 और 24। तो पहले हम क्या आते हैं 15 और 6 का गुणा कर 15 और 60 का गुणा करा लेते हैं, ठीक है। 15 छक्का 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ये जीरो, और 15 छक्का 90 हो जीरो 900। 24 का मल्टीप्लाई, अब 9 का करा लो 24 में, 9 चौको 36 होगा, 6 हाथ से लगा 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, और ये 2 जीरो थे, ये 2 जीरो पीछे आ जाएंगे। देखो 21,600 आ गया है, और यही तो हमारा 21,600 था। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था और हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा मैच करा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका आंसर कौन सा लग रहा है आपको, आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी लग रहा है ना, 15 दिन ही, ठीक है। तो क्या चौथा चेक करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही तो सही होगा इसमें, ठीक है। तो अगर आप चौथा अगर आपको चेक करने का मन हो तो आप क्या करोगे, 16 गुणे 24 और गुणे 60 कर लोगे। अपना देख लेना, इसमें आएगा नहीं, मिसमैच होगा, क्योंकि हमारा एक मैच करा चुका है। तो आपका क्या है 33 का ऑप्शन नंबर 3, 15 दिन। 15 दिन में 24 घंटे, तो टोटल घंटे हो गए, मिनट का 60 का गुणा कराया, तो ये आ गया 21,600, और ये भी 21,600। तो 6 घंटे में सेकंडों की संख्या और 15 दिनों में मिनटों की संख्या, ये आपकी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ 4 घनाभाकार पक्षों की विमाएं, विमाओं का मतलब होता है माप, लंबाई चौड़ाई ये सब, ठीक है, नीचे दी गई हैं, ठीक है। ये आपको 4 दी हुई हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, देखो चारों पक्षों की चौड़ाई लंबाई सब दे दी। अब उसने क्या पूछा है, लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए। आप समझ लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है, एक बड़ा सा डिब्बा है आपके पास, ठीक है, बड़ा सा डिब्बा है जी। जो बड़े से डिब्बे की माप है वो ये है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे देखिए घन सेंटीमीटर को पैक करना है। किसी भी, जैसे मान लीजिए एक साबुन का आप डिब्बा मान लो, उसके अंदर साबुन पैक करनी है, तो बड़े ऐसे डिब्बे में छोटी छोटी साबुन आप भरेंगे तो छोटे छोटे होंगे ना टुकड़े, लेकिन हमें छोटे छोटे में से कुछ दिया नहीं है, हमने उसने सीधे दे दिया कि हमारी कुछ भी है वो इतने सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, पैक करना है। तो कुछ अब देखिए इसने ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं बक्सों का। अब इसने पहले पूछा क्या था, पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा, मतलब किसी एक बक्से में नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए दो दो ऑप्शन दिए हैं। देखिए पहला दूसरा है, पहला तीसरा है, तीसरा दूसरा तीसरा और दूसरा चौथा है। तो पहले अब हम निकाल के देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये तो हमारे क्या है, अगर हम दोनों बक्सों को ऐड करा देंगे, जब जैसे मान लीजिए हमारे अलग अलग बक्सों के जो भी आयतन आएंगे और हमने दोनों को ऐड करा देंगे, अगर इतना बैठ रहा है तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले वाले में क्या आता है। देखिए आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। आपको याद हो गया होगा आयतन का फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब ऐसे तो 18 दूनी 36, 360 ये हो गया, और 25 का आपका ये हो गया, ठीक है। 0 5 से करा लो, 5 6 30 की 0 हाथ से लगा 3, 5 3 15 3 18, और ये 0 हो जाएगा, 2 6 12 की 2 हाथ से लगा 1, 2 3 6 1 7, 0 0 8 10 की 0 हाथ से लगा 1, 7 1 8 9, ठीक है। पहले कमरे की कितनी आ गई है, 9000 आ गई है, 9000 घन सेंटीमीटर क्यूब होगा ये, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे का भी निकालना पड़ेगा आपको। दूसरे का है देखिए 23 20 20, तो ये है 23 20 और 20, ठीक है। देखिए 2 दूनी 400, तो ये हो गया सीधे सीधे आपका 2 दूनी 4 और डबल 0 400 हो गया। अब डबल 0 ऐसे लगा तो 4 का 4 3 12 की 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, ये आ गया 9200। दूसरे कमरे की आयतन कितना आ गया 9200 सेंटीमीटर क्यूब। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में देखिए उसने क्या कहा है, 20 22 21, 20 22 21, ठीक है। हाँ यही कहा, 21 दूनी 42, 420 और 22 कितना हो गया, 2 से कराइए 0, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से कराएंगे तो 0 4 8, यही आ जाएगा 0 4 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1 8 1 9। ये देखिए चारों ऑप्शन आपके पास, सॉरी अभी 3 ही आए, चौथा और देखते हैं। चौथा क्या है, 24 20 19, 24 20 19, देखिए 19 दूनी 38 और 1 0 और 24, ठीक है। 0 कराई 4 4 8 32 की 2 हाथ से लगा 3, 4 3 12 13 14 15, 0 से कराएंगे 2 8 16 6 हाथ से लगा 1, 2 3 6 1 7, 0 2 6 5 11 की 1 हाथ से लगा 1, 7 1 8 1 9। देखिए अब आपके पास क्या है, चारों ऑप्शन आ चुके हैं। पहला देखिए ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है, चौथा आपका ये है, ठीक है। जब चारों ऑप्शन अगर आपके पास आ गए हैं तो हमें देखना क्या है, हमें देखिए किन्हीं दो का सम करके लाना है 18,440, ठीक है, 18,440। तो देखिए आइए हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले हम क्या है
पहला और दूसरा। देखिए पहला ये है और दूसरा ये है। अगर आप इनको देखो सीधे सीधे, ये तो आप इसका अंदाजा सीधे सीधे लगा सकते हैं। 9,000 मतलब 18,000 और 18,200 आएगा तो क्या 18,440 दिया है, तो पहला क्या होगा, पहला तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, पहला और तीसरा। पहला तो ये था, तीसरा ये था। ठीक है, 9,000 और 9 दूनी 18,000 ये हो गया, 18,240 क्या हो रहा है, नहीं, तो दूसरा भी नहीं होगा हमारा। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, तीसरे में कहा है इसने दूसरा और तीसरा, तो दूसरा आपका ये है, तीसरा ये आपका ये, तो ये हो सकता है। इसलिए जब आपको ऐसा करना हो तो आप करके देख लेना। दूसरा हमारा 9200 और ये है 9,240, ऐड करा दीजिए। 0 4 2 2 4 9 दूनी 18, ये देखिए 18,440 हो रहा है। 18,440 घनों को ही तो पैक करना है, तो इसके लिए आपका क्या होगा, दूसरा 9200 और तीसरा 9240, 9,240 घन सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इन दोनों का अगर हम ऐड कर लें तो इस बक्से में हमारे 18,440 सेंटीमीटर घनों को आराम से पैक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, बचा चौथा है, चौथे में दूसरे और चौथे को ऐड करके देख सकते हो आप। दूसरा 9200 है, चौथा 9120 है। 0 2 3 2 18, 18,320 का सही है, नहीं है, गलत है। सिर्फ आपका यही सही होगा 18,440, क्योंकि इसने दिया है हमें 18,440 घनों को इसमें पैक करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आपको ये समझ में भी आ गया होगा, बस कैलकुलेशन बेस्ड है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, किसी आयत की जो लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना है। देखिए पहले आप इसकी लैंग्वेज समझिए क्या कह रहा है। किसी आयत की लंबाई, तो पहली बात तो आपने सोचा क्या है, यहाँ पे एक आयत है। ठीक है, आयत की लंबाई पता नहीं, लेकिन उसने आयत क्या, आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग, 80 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। ठीक है, परिमाप बराबर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो दिया। देखिए 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना है। वर्ग की, देखिए एक वर्ग है जो 80 सेंटीमीटर परिमाप, उसके वर्ग की भुजा का दोगुना बोल रहा है। तो पहली बात तो आपको वर्ग की भुजा पता होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा परिमाप क्या होता है इसका, देखिए 4 गुणा भुजा होता है कि नहीं होता है, वर्ग का 80 हो गया, तो भुजा कितनी आ गई, भुजा बराबर 4, देखो गुणे में था तो यहाँ चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 20 आ गई। ठीक है, सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी, 20 सेंटीमीटर आ गई है आपकी वर्ग की भुजा। अब उसने क्या कहा था, देखो आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना है, तो ये 20 थी तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 40। समझ में आ रही है, सॉरी वो 70 लग रहा है आपको, ये 40 है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, एक आयत की जो लंबाई है 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना है। 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना है, तो भुजा कितनी थी वर्ग की, 20, तो लंबाई कितनी जाएगी, 40। ठीक है, आप समझ गए होंगे, वर्ग की भुजा 20 आई, उसका डबल करोगे, दोगुना का है ना उसने, तो आयत की लंबाई कितनी हो गई, 40। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दी है, देखो चौड़ाई उन्होंने 20 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 40 गुणा 20 कर दिया, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना, भुजा का मतलब कितना है इसका, 20 है भुजा, 20 का स्क्वायर मतलब 400। ठीक है, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई 800 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्या आया है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने क्या पूछा था, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना अधिक है, तो 800 ये था और वर्ग का ये था, माइनस कर दो आप, तो कितना आ गया, देखो 400 सेंटीमीटर। आपका देखो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, क्योंकि देखो आयत का 800 सेंटीमीटर है, वर्ग का 400 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों में कितना अधिक है, तो इसके निकालने के लिए आप 800 में 400 माइनस कर दोगे, निकला है कितना अधिक है, 400 आ गया सीधे। ठीक है, यही जो क्षेत्रफल है जो आयत का वर्ग से अधिक है। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, हारून एक फल की दुकान पर गया है। ठीक है, फल लेने गया है हारून एक फल की दुकान पर गया है, उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपये प्रति केला की दर से। ठीक है, देखिए उसने क्या कहा, 1.5 दर्जन केले हैं, 1.5 दर्जन केले, तो पहले बताइए एक दर्जन में 12 केले हो जाएंगे। ठीक है, तो 1.5 में कितने हो जाएंगे, 1.5 दर्जन में 18 केले होते हैं, ये आपको पता है ना। 18 केले लिए उसने, 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपये प्रति केला की दर से, तो देखो 18 केले लिए हैं 2.5 रुपया। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लो आप, 0 से, इसे 18 का करा रहा हूँ मैं इससे। ठीक है, 0
18 पंचे कितना होता है 90 होता है। 90 का 0 आ जाएगा, हाथ से लग गया कितना 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना होगा 9 5 9 6 15, हाथ से लगा 1 45। ठीक है, इसमें 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दोगे। तो केला कितने रुपए के हो गए आपके, आप ऐसे सोचो। ठीक है, अगर आपको और दूसरा समझना है तो कैसे, आपने सोचा 2.5, देखो 2.50, 2.50 मतलब एक केला है इतने का, तो 10 कितने के होंगे 25 रुपए के, तो 10 हो जाएंगे। और 8 बचे हैं तो 25.50 गुणा 8 कर लो, तो 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है, और 2 के बाद दशमलव लगाओगे, 25 अट्ठे 200, 0 1 अंक बाद दशमलव 20, देखिए 45 आ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हो अगर मल्टीप्लाई कराने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, तो आप देखिए पहले ये क्या है आपके, ये आपके क्या आ गए यहाँ पे, ये केले का MRP है। ठीक है, केले इतने रुपए के हो गए। ठीक है, अगला उसने क्या कहा है 3.5 किलो सेब है। 3.5 किलो का मतलब 3.5, 3.5 किलो सेब 57 रुपये 60 पैसे में, 57 रुपये 60 पैसे प्रति किलो, 57 रुपये 60 पैसे प्रति किलो। और लिए कितने हैं देखो उसने 3.5 किलो, तो 3.5। ठीक है, अब गुणा करा लीजिए, 0 और 5 छक्का 30 की 0, हाथ से लगा 3, 5 सत्ते 35, 36 37 38 की 8, हाथ से लगा 3, 5 25, 26 27 28, 3 से 0, 3 18 की 8, हाथ से लगा 1, और 3 सत्ते 21 और 22 की 2, हाथ से लगा 2, 3 पचे 15 और 16 17, 0 8 8 16, हाथ से लगा 1, 8 2 से 11, हाथ से लगा 1, 7 2 9 10 0, हाथ से लगा 1, और ये आ गया 2। अब देखिए 1 अंक इधर था, 2 अंक इधर था, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये आपके देखिए कितने हो गए 201 रुपये 60 पैसे के क्या हैं सेब हैं आपके। ठीक है, हेडिंग पड़ी ऊपर से। अगला देखिए इधर से, अब इधर से फिर देखिए 1.5 किलो आम लिए हैं 75 रुपये 40 पैसे में। आम देखिए 75 रुपये 40 पैसे में उसने आम लिए कितने 1.5 किलो, 1.5 kg, 1.5 को 1.5 ही तो लिखोगे आप, तो ये दिया हुआ देखिए प्रति किलो 1.5 किलो आम 75 रुपये 40 पैसे प्रति किलो की दर से, 75 रुपये 40 पैसे 1.5 किलो। 0 5 चौको 20 की 0, हाथ से लगा 2, 5 25 2 27, हाथ से लगा 2, 5 7 35 और 2 37, 0 4 5 7, 0 0 7 4 11, हाथ से लगा 1, 7 5 12 13 3, हाथ से लगा 1, 7 3 10 1 11, 1 अंक इधर 2 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। देखिए कितना हो गया 113 रुपये 10 पैसे, वो 00 आप वहाँ नहीं जोड़ोगे, ये 113 रुपये 10 पैसे हैं। ठीक है, ये आपके आम के हो गए। अब बचा क्या देखिए, और 750 ग्राम इन्होंने अंगूर खरीदे हैं। तो पहले देखो क्या दिया, सबसे अच्छी चीज़ 750 ग्राम दिया, इसे आप पहले किलो में तो चेंज करोगे क्योंकि देखो प्रति किलो की हुई है, तो 750 को आप किलो में चेंज करोगे तो आपको 1000 का भाग करना पड़ेगा। 0 25 3 75, 25 चौको 100, तो कितना आ जाएगा 3/4 kg आ गया है अंगूर। ठीक है, ये अंगूर की बात कर रहा हूँ मैं, अंगूर 3/4 किलो हो गए। अब देखिए 120 रुपये प्रति किलो के अंगूर थे, तो 120 रुपये प्रति किलो में 3/4 kg कितने क्या आ जाएंगे, तो 4 3 12 0 3 3 9 90 रुपये के हैं। ठीक है, अब देखिए सब कुछ आ गया है आपके पास, कितना है केला आपके कितने के थे 45 रुपये के केले थे, सेब 201 रुपये 60 पैसे के थे, आम 113 रुपये 100 पैसे के या 10 पैसे के, अंगूर 90 रुपये के। तो उसने फल विक्रेता को 500 का नोट दिया, तो उससे विक्रेता वापस कितना करेगा, तो पहले हमें टोटल तो पता होना चाहिए कितना हुआ, तो पहले टोटल निकालिए इसका। देखिए 45 रुपये के केला है, फिर 201 रुपये के 201 रुपये 60 पैसे के सेब हैं, 113 रुपये 10 पैसे के आम हैं, और 90 रुपये के आपके अंगूर हैं। ठीक है, सबको ऐड करा लो, 0 6 1 7 5 1 6 6 3 9 और 4 9 4 4 1 5 भी है, 5 और 9 5 14 की 4, हाथ से लगा 1 2 1 3 और एक ये 4। देखिए कितना हो गया आपका बिल आया है आपका 449 रुपये 70 पैसे का आपका बिल है। और जब आप 500 का नोट दोगे तो आप क्या करोगे 500 रुपये में इसको माइनस करोगे 449 को, 449 0 यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 10 में से 3 गया पहले, यहाँ पे 10 में 7 गया, बचा कितना 3, यहाँ 9 में से 9 0, यहाँ 9 9 में से 4 गया, कितना बचेगा आप सोचो, 9 में से 4 5 और यहाँ 4 में से 4 गया 0। तो देखो 50.3 मतलब 50 रुपये 30 पैसे आया आपका आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन में किसे दिया, चौथे नंबर ऑप्शन में दिया 50 रुपये 30 पैसे आपको वापस करेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया, आपने दर्जन यहाँ पे केला 1.5 दर्जन केलों का प्राइस निकाल लिया, सेब का निकाल लिया, आम का निकाल लिया, अंगूर का निकाल लिया, सारे को जोड़ दिया और 500 का नोट दिया था तो 500 से माइनस कर देंगे तो कितना वापस करेगा 50 रुपये 30 पैसे आपको अभी वो वापस कर देगा आपको लेने के लिए हारून को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगले में बोल रहा है लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। ठीक है, लकड़ी के बक्से में हमें 10,290 बुक्स को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो, ठीक है, एक जो बक्सा है उसमें 98 पुस्तकें पैक होती हो, तो एक बक्से का, अब पहले एक बक्से का मूल्य दिया है तो उसने पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य पूछा है। तो पहले तो हमें नंबर क्या, बक्सों का नंबर तो निकालें, कितने बक्से लगेंगे। तो देखो आपके पास 98 पुस्तकें एक बक्से में पैक हो रही हैं और 10,290 पुस्तकें हैं, तो बक्से कितने होंगे, तो इसके लिए आपको भाग करना पड़ेगा। देखिए 98, सॉरी पहले तो आपने 10,290 टोटल किताबें थी और एक बक्से में 98 पुस्तकें थी, तो 98 का जब डिवाइड कराओगे तो क्या आ जाएगा, इससे बक्से नहीं निकल आएंगे, कितने बक्से आए। ठीक है, तो आप इसे भाग करा लीजिए। 98 एकम 98, सॉरी दशमलव नहीं है ये, 98 माइनस करिए आप, 12 में से 8 गया 4 और ये 0 हो गया 49। ये तो जाएगा नहीं तो 0 लगा दीजिए, फिर ये भी 0 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसे 100 मानो तो 100 और 400 हो जाएगा, और 4 बार अगर जाएगा और 8 चौको 32, नहीं अगर 5 बार जाएगा तो देखो 500 और 8 पन 40 हो सकता है चला जाए, इसलिए आपको इसको एक बार रफ में करा के देख लो। 98 गुणे 5 कितनी बार जाएगा, 5 0 4 और 9 45 4 49, हाँ 5 बार पूरा चला जाएगा, ये आपका 490। ठीक है, देखो बक्सों की संख्या कितनी निकल आई है, 105 बक्से चाहिए होंगे आपको 10,290 पुस्तकों को पैक करने के लिए। बक्से कितने चाहिए होंगे, 105 बक्से, क्योंकि 98 पुस्तकें आती थी एक बक्से में और टोटल बुक्स कितनी थी 10,290, तो हमने 98 को 10,290 में भाग करा दिया, तो कितना आ गया मेरे पास 105 आ गया है। 105 बक्से चाहिए आपको। अब देखो एक बक्से का मूल्य 518 दिया है, तो 518 रुपये 105, एक बक्सा 518 का तो 105, 518 गुणा 105 का, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य, तो अब गुणा करा लेते हैं। 5 की 0 हाथ से लगा 4, 5 एकम 5, 5 4 9 और 5 25, ये तो 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ डबल क्रॉस, फिर 8 1 5 0 9 8 5 13 की 3 हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4 और 1 1, कितना आ जाएगा आपका, देखो 54,390 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है, देखिए 54,390 रुपये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या, आपने टोटल पुस्तकों से एक बैग के पुस्तक या एक बक्से के पुस्तक का भाग कराइए तो टोटल बक्से आ जाएंगे। 105 बक्से होंगे और एक बक्सा कितने का है, 518 रुपये का, तो अब फिर टोटल आपने MRP निकाल दी, तो 54,390 रुपये के आपके 105 बक्से होंगे, इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम उत्तम है, कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा। भाई अगर लंबाई पढ़ानी है उसे, ज्यामिति में लंबाई का पढ़ाना है, लंबाई कैसे मापी जाती है उसके लिए। ठीक है, तो क्या दिया, देखिए पहला प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। ठीक है, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, फिर तुलना करना। ठीक है, तुलना बाद में नहीं, पहले आप तुलना पहले करते हो कोई भी चीज़ लेने के लिए, ऐसा तो है नहीं आपने पहले आप बाजार गए, एक बार सड़ा आम खरीद लिया, एक बार अच्छा आम खरीद लिया, फिर तुलना कर रहे हैं बैठ गए। पहले तुलना करेंगे ना, बाद में खरीदेंगे कौन अच्छा है कौन खराब है। ठीक है, तो इसमें तुलना लास्ट में होगी, तो नहीं पहला तो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें पहला दिया है तुलना करना, आप ये देखते हैं कि आगे तुलना करोगे आप पहले। ठीक है, फिर आपको जो सस्ता आम मिल रहा तो वो सस्ते में होगा, तो मतलब वो अप्रमाणिक है ना, सस्ता मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा उसमें, इसलिए सस्ता है, तो आप अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप अच्छा वाला खरीदेंगे, तो प्रमाणिक मापों को विकसित करेंगे आप। नहीं, प्रमाणिक मापों का विकसित नहीं करेंगे, पहले प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा नहीं खराब और सही और सस्ते और महंगे में क्या अंतर होता है, उसके बाद आप विकसित करेंगे, तो क्या होगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं क्या है, तुलना करेंगे, पहले अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे और प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, फिर प्रमाणिक इकाई को विकसित करेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पर फिर भी चौथा देख लेते हैं क्या, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करेंगे, नहीं ये तो सीधे वहीं से गलत हो गया, इसमें तुलना लास्ट में है। ठीक है, तो क्या हो गया, अब तीसरा तुलना का मतलब क्या है, पहले आपने देखा, जैसे मान लो आप आम लेने गए, एक आम थोड़ा सस्ता था एक थोड़ा महंगा था, तो पहले आप तुलना करो कि ये सस्ता क्यों है ये महंगा क्यों है, फिर उसके बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग करोगे, ये सस्ता तो आप लेके देखते हैं आके, फिर ये थोड़ा महंगा था, फिर उसने पहले आपने सस्ता वाला ले लिया, फिर आपने महंगा वाला लिया, फिर क्या लिया, प्रमाणिक मापों का उपयोग किया, फिर प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करेंगे कि अगली बार यार खराब वाला नहीं लेंगे, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, ये कम से कम अच्छा तो है, इसमें कुछ ना कुछ खराब ही निकल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा 38 नंबर में आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, पहले आप तुलना करेंगे, फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे और प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है,
चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 4 के लड़के हैं, अधिगम उद्देश्य दिया गया है। अधिगम उद्देश्य देखिए क्या है, विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, मतलब दशमलव के 2 स्थान मतलब ये, ठीक है, को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने की योग्यता रखता है। ठीक है, दशमलव वाली दो अंक के दशमलव वाली या 2 स्थान तक का दशमलव वाली संख्या की तुलना करने की योग्यता रखता है, मतलब वो तुलना कर लेता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन अधिक होगा, अधिगम का उद्देश्य क्या होगा, विषयात्मक ध्येय, हाँ ये आपका सही होगा। प्रक्रियात्मक तो नहीं होगा, क्योंकि सबकी बात में प्रक्रियात्मक अलग अलग होगी। सुव्यवस्थितता इसमें होगी नहीं। सामाजिक ध्येय से कोई लेना देना नहीं, तो आपका बचा क्या, विषयात्मक ध्येय, क्योंकि उसने गणित विषय की ये जो दशमलव की 2 संख्याओं की तुलना करने की जो भी आपने इसने चीज़ सीखी है वो एकदम अच्छे से सीखी है, उसे अच्छे से आती है, इसलिए क्या होगा, ये विषयात्मक ध्येय है। दशमलव का अगर उसने यूज़ किया तो ये मैथ सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका 39 का ऑप्शन नंबर 1 विषयात्मक ध्येय होगा, अगर उसे तुलना करने की योग्यता अच्छे से आती है किसी सब्जेक्ट की तो। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, विषयात्मक ध्येय। तो 39 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला चलते हैं, देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कहा गया है, कक्षा 4 में सममित सिमेट्री और परावर्तन रिफ्लेक्शन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है। देखिए सममित सिमेट्री पढ़ानी है, जैसे सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ग है या इसकी एक सिमेट्री, मतलब सेम ऐसा ही वर्ग बनाना, ये सिमेट्री होती है। परावर्तन तो मतलब रिफ्लेक्शन ही होता है, सेम से मतलब जैसे शीशे के आगे आप खड़े होते हो जाके, तो आपकी जो प्रतिबिंब बनती है वो परावर्तन है, तो उसमें आपका कोई भी मिसमैच होने का सवाल ही नहीं होता है। कहने का मतलब जितने बड़े आप हो उतना ही बड़ा दिख रहा होता है उसमें। और जैसे फोटो होती है सिमेट्री, आपकी फ़ोटो, आप हैं इतने बड़े पर आपकी फ़ोटो इतनी बड़ी लगा दी गई, फिर भी आदमी उसमें पहचान लेता है कि हाँ ये आप ही हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है, सम्मिति हो गई और परावर्तन हो गया। क्या होगा, उपकरणों की आवश्यकता, द्विमुखीय पटल। द्विमुखी पटल का मतलब आप समझ रहे हो, आप मिरर टाइप ले सकते हो कुछ भी, ठीक है, जिसमें डबल हो, तो इसके लिए द्विमुखी पटल नहीं ले सकते हैं हम। मोतियों की माला, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिंदु सीट और गिनतारा में भी नहीं लिखते। बिंदु सीट का मतलब आप समझ रहे हैं क्या, इसे ग्राफ पेपर समझ लीजिए। ग्राफ पेपर में क्या होगा, लाइनें खींची होती हैं, वैसे ही इसमें क्या होगा, बहुत सारी लाइनों की जगह वही डॉट बने होंगे, डॉट 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 ऐसे। ठीक है, तो आप डॉटेड में क्या होगा, ऐसे ऐसे फंसा के आप उसे सिमेट्री बता सकते हैं, क्योंकि वो सारे डॉट्स, जितने भी डॉट्स होंगे वहाँ पे, उस पर क्या होगा बिंदु, वो सारे एक ही, मतलब एक निश्चित दूरी पे सारे होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई पहला, इसलिए आप उसे आसानी से बता सकते हैं। तो इन चारों में क्या होगा, अगर आपको ज्यामिति पढ़ानी है और उसे सममित या परावर्तन दिखाना है तो बिंदु सीट, डॉट पेपर बोलो या ग्राफ पेपर बोलो आप इसे, यही होगा 40 का आपका ऑप्शन नंबर, आपका तीसरा सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में ये वाद विवाद रखा गया है। देखिए कक्षा 5 से पीरियड चल रहा है, तो उसमें वाद विवाद क्या रखा गया है, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। ये एक वाद विवाद का एक टॉपिक है, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है क्या, मित्रों को सहयोग देने में। मित्रों का वो सब उसी की क्वालिटी के तो मित्र होंगे, तो नहीं, ये नहीं होगा। विश्लेषण और संप्रेषण, देखिए शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली है, इसे आप पहले माइंड में रखेगा, फिर इसमें विश्लेषण करेगा क्या ये बात सही है जो बोली गई है, फिर उसके बाद संप्रेषण मतलब वो अपनी बातें अच्छी तरीके से बताएगा कैसे ये सही होगा, तभी आपको दूसरा सही लग रहा है। पर हम आगे और देखते हैं। तीसरा, वे संख्याएं लिखने में जिसमें शून्य हो, नहीं। वे समस्या हल करने में जिसमें संख्या के अंत में शून्य हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिक्स नहीं करना है हमें। सबसे अधिक क्या बोला, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली, तो पहले आप उसका विश्लेषण करेंगे कि हाँ ये है या भी नहीं है, तो आप इसे पहले मन में सोचेंगे कि हाँ है, जब आपको लगेगी या नहीं लगेगी, उसके बाद आप संप्रेषण करेंगे, सामने वाले से आप थोड़ी सी बहस करेंगे, अपने शब्दों को उसे बताएंगे, उसके शब्दों को आप सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, विश्लेषण और संप्रेषण में आपको फायदा मिलेगा कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या। इस टॉपिक पर अगर आप वाद विवाद क्रियाकलाप बच्चों के साथ कर रहे हैं तो बच्चों को विश्लेषण और संप्रेषण का मौका मिलेगा। ठीक है, इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, विश्लेषण और संप्रेषण में। ठीक है, चलते हैं अगला क्या है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, मतलब कैलकुलेशन नहीं हो रही है उससे, उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है, देखिए हमने क्या होता है कैलकुलेशन, तो आपने पढ़ा होगा और ये रटने वाला क्वेश्चन है। डिसकैलकुलिया पढ़ा होगा आपने, देखो यहाँ पे दिया है। डिसलेक्सिया नहीं होगा, डिस्ग्राफिया, ये सब देखने के लिए है। और दूर स्थानिक संगठन में समर्थता, ये तो है ही नहीं। तो क्या होगा, अगर किसी भी बच्चे को कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, आपसे उसकी मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, उससे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो उसे क्या होगा, डिसकैलकुलिया, गणितीय क्षमता, आप हम क्या बोलेंगे,
डिस्कैलकुलिया। ठीक है, इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर 3 गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया आपका सही आंसर होगा। क्योंकि डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, परिकलन में मतलब ये आपको कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व करने में बच्चे को दिक्कत हो रही होती है, उससे सॉल्व नहीं हो रहा होता है ये। ठीक है, तो 42 का आपका क्वेश्चन आंसर नंबर क्या होगा, 3 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है 43, बोल रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं किस पे, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने में। व्यवहारिक उपकरण समस्याओं में व्यक्त समस्याओं को, नहीं ये नहीं होगा, डाउट है इस पर। दूसरा देखते हैं, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने में। मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने में, नहीं अभी ये भी नहीं। तीसरा क्या है, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, नहीं ये तो नहीं होगा। चौथा क्या होगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। हाँ आपका ये बात सही है, अगर आप इसे क्या है, जैसे मूल गणितीय संकल्पनाएं आप पढ़ा रहे हैं और उसे आपको सीधे सीधे जोड़ना है उसके में, तो आप उसे व्यवहारिक उपकरणों के माध्यम से जोड़ेंगे। व्यवहारिक उपकरण के माध्यम, जैसे आप उसे, आप दुकान गए थे उसका कोई आप उसे अनुभव बताएंगे, आपने ये चीज़ खरीदी थी उसका कोई अनुभव बताएंगे, और उस टॉपिक से जोड़ के आप जो भी क्वेश्चन उसे बता रहे हैं, जो भी संकल्पना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप उसे समझाएंगे तो क्या हुआ, उससे उसे गणित की संकल्पना समझने के लिए अधिक शक्ति मिलेगी और अधिक उसको समझ में भी आएगी। इसलिए क्या प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। ठीक है, इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगला, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। पहली बात तो देखिए खुला अंत वाला, खुला अंत वाले का मतलब होता है कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर भी कुछ भी आ सकता हो। ठीक है, जिसका कुछ फिक्स ना हो कि हमें इसी एक फिक्स वे से चलना है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ऐसा नहीं, जिसके पास बहुत सारे रास्ते हों सॉल्व करने के लिए, उसे हम बोलते हैं खुला अंत। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अनेकों तरीके हों, उसे हम बोलते हैं खुला अंत वाला प्रश्न। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, तो देखिए 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका कुछ नहीं, 15 गुणे 3 का मान था, सीधे 15 3 45 रखेंगे, तो क्या खुला अंत हुआ, नहीं हुआ। दूसरा क्या है, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, ये क्या आपका हो सकता है क्या, 15 का 3 का। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसने किस प्रकार करेंगे, इसमें मतलब काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ दे दी कि उसमें कुछ ना कुछ और भी हो सकता है। तीसरा क्या है, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, नहीं इसमें तो फिक्स है ना, गुणनफल आंसर 45 ही आना चाहिए। चौथा क्या है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सारे ऑप्शन में क्या होगा, आपका दूसरा ही होगा, 15 और 3 से गुणा आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, 44 में दिया हुआ है कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, तो दूसरा, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, आपका 44 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हासिल वाले, जैसे मान लो ये 89 दे दिया और ये 43 दे दिया, 4 3 12, 2 हासिल लगा, एक ही हासिल वाले जो प्रश्न है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या का कारण क्या है, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। हाँ ये आपका सही हो सकता है। आगे देखते हैं, गणित में रुचि का अभाव, नहीं। अंकित मान और स्थानीय मान, नहीं इसमें अंकित मान और स्थानीय मान में कोई अंतर का ऑप्शन नहीं है। शून्य के महत्व के, नहीं इसमें तो शून्य का कोई ऑप्शन अभी मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी इसकी। ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन बचा है जो सही है। तो इसने क्या बोला था, हासिल वाले अंकों के संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ में अभाव। जैसे ये 9 3 तो था, तो आपने 12 लिखा, हासिल लगाया 1, अब इसमें 8 और 1 9 लिखते हैं, यहाँ पे हासिल 1 तो लिखते हैं, पर यहाँ क्या कहीं 9 दिख रहा है क्या, नहीं ऐसा तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन हम मन के अंदर सोचते हैं ना, 8 और 1 9, फिर 9 4 13, ऐसे सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बच्चे के अंदर किस चीज़ की दिक्कत है, उसे पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है, वो समूहीकरण नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या है, उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए क्या होगा, 45 का आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है।
तो क्या विशेषता देखते हैं, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, नहीं ऐसी कोई विशेषता नहीं होनी चाहिए। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ ये बात आपकी सही हो सकती है। तीसरा देखते हैं, उसमें बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे यथागत अभ्यास किया जा सके, नहीं ऐसा, इन दोनों में तो ऐसा कोई अभी फिक्स नहीं है। ये आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, नहीं। तो आपका बचा ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए क्या बोला है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। उसमें दिया है गणित की अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। मतलब कोई भी अवधारणा सिखा रहा तो संदर्भ दे दिया आपने, कोई भी आपका एक पुराना परिचय देगा उसके हिसाब से संदर्भ बनाएगा और संदर्भ से आपको याद करने के लिए कहेगा कि आप माइंड में अपने देखिए विचार करिए क्या था ऐसा, और जब बच्चा उसे अपने दैनिक जीवन से या सामाजिक प्रक्रिया से जोड़ेगा तो उसे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर 2 अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना ही ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, 46 का 2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 47 क्या है, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की बनावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए क्या है, वैन हिले ने क्या कहा था, ज्यामितीय स्तर पर अगर आप विद्यार्थियों को आकृतियों को बनावट के अनुसार, जैसे आयत था तो आयत ही आयत, वर्ग है तो वर्ग ही वर्ग, मतलब ये क्या समचतुर्भुज है इस टाइप से। तो क्या है, ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब वर्णित का मतलब उसके बारे में बता सकते हैं और वर्गीकृत मतलब बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं तो वे हैं क्या, उसके अंदर क्या होगा, देखो स्तर एक, ये याद करने का क्वेश्चन है। वान हेले ने बताया स्तर 0 मानसिक चित्रण है ये, ठीक है, जिससे आप देख के आकृतियों का वर्गीकरण कर सकें कि ये आयत है, समचतुर्भुज है, त्रिभुज है, क्या है, और क्या करें इसके साथ आप उसको वर्णन भी कर सकें कि ये क्या है। ठीक है, अगर कोई पूछे तो आप उसे बता भी सकें। ठीक है, तो वान हेले ने इसे स्तर 0 मानसिक चित्रण का रूप दिया है, और बाकी तो ये याद करने का क्वेश्चन है तो आपको इससे कोई लेना देना ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, आप याद रखेंगे वान हेले ने ज्यामितीय स्तर पर जो आकृतियां, नहीं जैसे मान लो ये वर्ग है, समचतुर्भुज है, इस टाइप से ये त्रिभुज है, अगर बच्चा ये जान लेता है और उसे बता भी देता है कि जैसे मान लीजिए बेटा ये त्रिभुज है तो इसमें क्या है, तो बता दे 3 है इसमें आकृति, 3 भुजाएं होंगी, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, इस टाइप से, तो क्या होगा वो स्तर 0 मानसिक चित्रण का पार्ट होगा। इसलिए आपका 47 का ऑप्शन नंबर 1 स्तर 0 मानसिक चित्रण आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला कह रहा है गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है। गणित की कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब जानते हैं कम्युनिकेशन, किस क्षमता का विकास करेगा। पहला है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। गणितीय विचार को, हाँ ये आपका ठीक हो सकता है। ठीक है, गणित का विचार को सुव्यवस्थित, अच्छे ढंग से संचित और स्पष्ट भी कर सके हो, खुद भी समझ सके हो, दूसरे को समझा सके। दूसरा क्या है, दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। नहीं, संप्रेषण इससे नहीं होगा। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, ये तो रट भी सकते हो। चौथा क्या है, गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना। खंडन नहीं करना, हमें इस बात पर नहीं बढ़ना कि सामने वाला जो मिल रहा है हमें उसकी बात को तोड़ना है, पहले सही है नहीं सही है उसे भी तो देखना होता है। तो आपको 48 का सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही बच रहा है कि गणितीय संप्रेषण किससे होगा, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, जो भी गणित की संकल्पना है या जो भी आपका क्वेश्चन है उसे क्या करेंगे, पहले आप सुव्यवस्थित अच्छे ढंग से रखेंगे, संचित अपने माइंड में रखेंगे और फिर उसे स्पष्ट करेंगे। अगर सामने वाला कोई पूछ रहा है तो आप उसकी भी हेल्प करेंगे और उसको भी आप उससे भी बता देंगे। तो ठीक है, तो क्या होगा 48 का आपका ऑप्शन नंबर 1 गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं जोड़, गुणा, भाग, ठीक है, जोड़, गुणा, भाग और माइनस या घटाना की आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है, ठीक है, क्या होगा, तो वह क्या होगा, परिमाणात्मक अवस्था में, नहीं परिमाण तो लास्ट में आएगा ना उसका, वो तो रट भी सकते हो आप। विभाजनात्मक अवस्था में, नहीं। उपादान अवस्था में, नहीं ये नहीं है, लगी होती। संक्रियात्मक अवस्था में, ये आपकी बात सही है, क्योंकि क्या है, देखिए आधारभूत संक्रियाएं संपन्न कर रहा है वो, ठीक है, आधारभूत संक्रियाएं आपकी क्या होती हैं, गुणा, भाग, प्लस माइनस, ठीक है, यही आधारभूत संक्रियाएं हैं मैथ्स में। ठीक है, तो क्या होगा, अब वो आधारभूत संक्रियाएं संपन्न कर लेता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, संक्रियात्मक अवस्था में वो, ठीक है, उसे जो भी आप क्वेश्चन दोगे तो उसका आंसर वो निकाल लेगा। ठीक है, इसलिए 49 तक क्या होगा, आंसर नंबर 4 है, संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होगा ये। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005
सिफारिश करता है। एनसीएफ 2005 सिफारिश क्या करता है? प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या केंद्र होना चाहिए? विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता हो। नहीं, ऐसा कुछ जल्दी नहीं होगा। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या है। उच्चतर गणित की तैयारी नहीं। गणित की अमूर्त विचार जानना। गणित के अमूर्त विचार जानना, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले समझ तो आया उसको क्या है क्या। चौथा देखिए क्या है, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ये आपका ऑप्शन है सही, आपको हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका तीसरा, दूसरा और पहला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। एनसीएफ 2005 गणित के लिए क्या बोलता है? कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, जिससे वो उसे अच्छे से समझ पाए और अच्छे से उसे कर पाए। ठीक है, इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? कक्षा कक्ष में पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना एनसीएफ 2005 की मैथ्स के लिए सिफारिश थी। ठीक है, इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 51। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का पहलू नहीं है? संख्या की समझ का पहलू नहीं है। देखिए आप ध्यान से, ठीक है, पहलू संख्या समझनी है। देखिए पहला है संरक्षण। संरक्षण मतलब बचा के रखना, तो संरक्षण मैथ में तुमने आपको बताया, जल्दी नहीं तो आप इसे हटा दीजिए अभी। दूसरा क्या, पंक्तिबद्धता। जैसे मान लो आरोही क्रम या अवरोही क्रम दिया तो उससे पंक्तिबद्ध कौन पहले क्या होगा, गणित की समझ का पहलू है ये पंक्तिबद्धता। ठीक है, गणना करना बनी बात है, अंक लिखना ये भी है। तो उसने क्या पूछा, महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, तो क्या होगा इन सब का ऑप्शन क्या होगा आपका? आंसर नंबर 1 ही होगा, संरक्षण। क्योंकि बाकी तो सारे पहलू हैं, आप गणित में उसे पहले पंक्तिबद्ध करेंगे, फिर उसकी गणना करेंगे, फिर उसके क्या करेंगे, अंक लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी सारे तो हैं जो गणित में आपके समझ के पहलू हैं, लेकिन पहला आपका नहीं है, संरक्षण। ठीक है, इसलिए आप इसका ऑप्शन 51 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 संरक्षण ही गलत होगा। तो इसके लिए सही होगा, क्योंकि उसने क्या पूछा, नहीं पूछा उल्टा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी हैं। ठीक है, 36 टाइल मतलब यही स्क्वायर या रेक्टेंगल से, आयत या वर्ग। 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा है। संभव मतलब आयत बनाने, उनसे जोड़ जोड़ के आप ऐसे करके जितने भी क्या करोगे, आप आयत बना लोगे। ठीक है, बन गया आयत। देखो इसे आप आयत बनेगा ऐसे करके। ठीक है, आयत बना। सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? मतलब ये जो हमने बनाया है, इन सारे ऑप्शनों में क्या नहीं कर सकते। देखो गुणनखंड आप कर सकते हैं, अगर इन्हें अलग अलग कर दे तो इससे सारे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो गुणनखंड आप कर सकते हैं। दूसरा गुणनफल भी तो निकाल लेंगे ना आप, जितने हैं सबका गुणा कर लो तो गुणनफल निकल आएगा, दिखेगा आपको अलग अलग कितने कितने के गुणनफल भी निकल आएगा। तीसरा क्या है, क्षेत्रफल भी आप निकाल लोगे, क्योंकि आपकी टाइल्स की लंबाई ऐसे चौड़ाई ये निकल आएगी, लंबाई ये निकल आएगी, क्षेत्रफल भी निकाल लोगे। बचेगा आयतन। तो जो प्राइमरी स्कूल है कक्षा 4 में, उसको आयतन की तो समझ ही नहीं है ना अभी, तो टाइल्स अगर उसको आप दे भी दिए तो गुणनखंड कर लेगा, गुणनफल भी कर लेगा, गुणनखंड भी कर लेगा और क्षेत्रफल भी निकाल लेगा उसका। ठीक है, कितने कितने टाइल्स ने अगर उसने बता दिया, हमने बताया कि एक टाइल्स आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेर रही है, तो पूरे आयत क्या होगा, तो हो सकता है जोड़ के बता दे, उसे फॉर्मूला ना आता हो तो। ठीक है, लेकिन आयतन है वो आयतन नहीं निकाल पाएगा, संबोधित नहीं किया जा सकता इसके माध्यम से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही गलत है, इसलिए। और उसने पूछा संबोधित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने उल्टा पूछा है। तो क्या होगा, टाइल्स के माध्यम से हम आयतन को संबोधित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 52 है, 52 का ऑप्शन नंबर 4 आयतन ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, आपकी कैलकुलेशन है 10,000, 10, 100, 10 इकाई बराबर। तो देखिए पहले क्या हमने बताया था आपको, 10,000, तो आप कर लो 10,000, कर लिए 10,000, प्लस क्या बोला 10, 100, तो 10, 100 का मतलब 10 गुणे 100। सबसे पहली बात ऐसे ही है, 10,000 का मतलब था 10 गुणे 1,000, तो 10, 100 बोला है, तो 10 गुणे 100 कितना हो जाएगा, देखो 1,000, तो आप इसमें 1,000 ऐड कर लो। ठीक है, आप मतलब समझेंगे। उसने क्या किया, देखो 10 दहाई दिया, 10 और दहाई का मतलब 10, तो मतलब क्या है ये 100 है। ठीक है, दहाई बोले तो 10, 100 बोले तो 100, 1000 बोले तो 1000। ठीक है, और जो संख्या दी है उन दोनों का गुणा करा लीजिए, तो टोटल कितना है आपका, देखो क्या बोल रहा है, बराबर है 0, 0 और 1, 1, 1, तो किसके बराबर है, 11,100 के बराबर है। 11,100 आपका देखो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, 11,100। ठीक है, 11,100, तो आपने क्या देखा 10,000 ये
प्लस 10 100 प्लस 10 दहाई किसके बराबर है? 11,100 के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था ये तो। ठीक है, तो आपका 53 का आंसर 3 नंबर 11,100 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगले में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर अगले में कहा गया है 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। तो शेषफल तो भाग करना, तो पहले हमें भाग करना पड़ेगा। देखिए 11 का भाग हमें किससे करना है? 12,112 में, 12,112 में। ठीक है, 12,112 में 11 एकम 11, 1 1, फिर 11 एकम 11, ये पूरा खत्म हो गया। 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 लगेगा, 2, 11 एकम 11। तो देखिए इसका शेषफल क्या आया है? इसका शेषफल आया है 1। ठीक है, एक भाग आपने करा लिया, उसका शेषफल तो आपका आ गया 1। अब दूसरा भाग कराते हैं। दूसरा भाग देखिए किससे कराना है? 13 से कराना है, 13,223 में। 13 से करा लीजिए, 13,200। ठीक है, देखिए 13,223, 13,223 और 13 से भाग करा लीजिए। 13 एकम 13, खत्म हो गया। अब आएगा इसका 2, तो 2 से भाग जाएगा ना, 0, 2 हो गया। 13 एकम 13, 12 में से अगर आप 3 करोगे तो 9, और यहाँ पे तो खत्म ही हो जाएगा। 2 ये हो गया, और आपका क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे अच्छी चीज़ हम आपको बता रहे हैं क्या होगी। 13 सत्ते कितना होता है? आप बताइए। 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, 7 21 की 1 हाथ से लगा दो, 7 एकम 7 2 9। ठीक है, माइनस करो, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। देखो इसका शेषफल कितना आया है? इसका शेषफल कितना आया? 13 से भाग देने पर 13 से भाग देने पर 2 आया है, 11 से भाग देने पर 1 आया है, और उसने क्या बोला था? 11 से भाग देने और 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग। तो योग तो सरल ही होगा ना, 1 + 2 3, आंसर नंबर 2। ठीक है, जो शेषफल था 1, इसका शेषफल था 2, दोनों को हमने जोड़ लिया, 1 + 2, तो आंसर क्या आ गया आपका? 3। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया, देखिए 3, तो क्या होगा? 54 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 3 सही होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है 56,431 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का अंतर। तो 6 का स्थानीय मान निकालिए पहले, 5 6 4 3 1। 56,431 में 6 का स्थानीय मान 6 × 1,000 बराबर 6,000। तो स्थानीय मान तो निकल गया, और 4 का अंकित मान तो हमने कहा था वही हो गया का अंतर पूछ रहा है। तो 6,000 और अंकित मान 4 का सिर्फ 4 ही होगा, माइनस कर लीजिए। यहाँ 10 में से 4 गया, 6 9 9 5, तो क्या आ जाएगा? 5,996 आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। देखिए ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया ये क्वेश्चन आपको, ये स्थानीय मान निकाल लेना है आपको, और अंकित मान वही होता है जो लिखा है, उसका कोई वैल्यू बदलती ही नहीं है अंकित मान की। ठीक है, तो बस दोनों का अंतर, तो दोनों को माइनस कर दिया, 5,996। 55 का ऑप्शन नंबर 4 दिया है 5,996, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 5,996 ही सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। हमने बताया था आपको, सार्वगुणज मतलब लासा और सार्वगुणनखंड मतलब मासा का गुणनफल। तो लासा और मासा आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, और उनका गुणनफल निकालना है लास्ट में। तो सबसे पहले चलिए आप मासा निकालिए, 30 36 42। इसका मासा लासा क्या होगा? लासा निकालते हैं पहले 2 से, ये 15, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 से कर लीजिए, 15 ऐसा ही रहेगा, 2 ने 18 हो जाएगा, 21 ऐसा ही रहेगा। अब 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21। फिर 3 से जाएगा तो 5 1 7, फिर 5 से जाएगा तो 1 1 7, और फिर 7 से जाएगा तो क्या होगा? 1 1 1। ठीक है, लासा देखिए क्या आया, लासा आपका क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। ठीक है, ये क्या आया? लासा आया है। अब इस लासा का क्या करना पड़ेगा? हमें गुणा भी तो कराना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 3 × 9 और 5 7 35। ठीक है, 35 दूनी 70 होता है, तो 35 चौको कितना होगा? 140 नहीं हो जाएगा? ठीक है, देखो 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, तो 35 × 4 ये आप करा लो, 4 5 20, यहाँ से लगा दो, 4 3 12 तो 14 × 9। ठीक है, 14 9 1 26, फिर भी आप करा को दिखा देते हैं। 0 9 चौको 36, किससे यहाँ से लगा 3, 9 एकम 9 9 3 12। तो देखिए क्या आया, लासा जो आया वो आया कितना आपका? 1260। ये क्या आया है? लासा आया आपका। ठीक है, अब उसने क्या बोला? सार्वगुणनखंड भी बताना है, तो अब इसका मासा निकालिए। 30 का भाग दीजिए 36 में, 30 एकम 30, आंसर आया 6। फिर 30 का, फिर 6 पंचे देखो 30, ये तो पूरा पूरा खत्म हो गया। अब फिर से देंगे 6, यही किससे देंगे अब? 42 में। तो देखो 6 7 42 भी हो जाता है। तो आपका मासा क्या होगा? मासा आपका क्या होगा? 6 होगा मासा।
ठीक है, आपने निकाल लिया। लासा आपका 1260 आया है, मासा आया है 6। तो अब इनका क्या करना है, गुणनफल भी निकालना है ना हमें। 1260 गुणे 6 क्या होगा, 0, 6 6 रंग 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 की 5 हासिल लगा 1, 6 कम 6 7। ठीक है, गुणनफल निकाल लिया। देखिए क्या आया, 7560। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ देखिए 7560, यही तो आया है आपका। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था एक बार फिर से, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सार्वगुणज का मतलब लासा और सार्वगुणनखंड का मतलब मासा, तो सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल बताना है। तो गुणनफल तो पहले हमने लासा निकाल लिया, तो लासा देखिए 1260 आ गया, और मासा निकाल लिया, मासा 6 है, इन दोनों का गुणा करा दिया 7560। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 56 का पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है पहले से ही। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 में क्या कहा है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। ये हमने आपको एक सबसे पहली क्लास ली थी उसमें सिखाया था, तो ये ऑप्शन था, ये क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, देखिए फिर से आज फिर से करते हैं। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड, तो पहले आप 84 के गुणनखंड तो निकालिए। और ये किससे निकालेंगे, इससे नहीं निकालेंगे गुणनखंड विधि से ना, उससे गलत हो जाएगा। इससे निकालेंगे आप 1 गुणा 84, फिर 2 से करेंगे तो देखो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, सॉरी क्या बोल गया, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, मिस्टेक कर दी हमने, चलिए देखिए आपको बता दें। 3 से अगर आप 84 के डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 अट्ठे कितना होता है 24, तो आंसर देखिए 28 तो आ रहा है। ठीक, बस यही बताना था। 4 गुणे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, 6 एकम 6, हाँ जाएगा। देखिए 6 से कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, बचा कितना 24, 6 चौको कितना होता है 24, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 हो गया। 7 से करते हैं, 7 से यहाँ चला जाएगा, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 8 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं, 11 जाएगा नहीं, और 12 तो रिपीट हो गया है। ठीक, तो देखिए गुणनखंड तो हमारे इतने आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हो। तो पहले 7 के गुणज तो निकालने पड़ेंगे। देखो 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 आना 35, 7 छिंग 42 और 84, तो इसका होगा गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड इसके जो होंगे वो कितने कितने होंगे, 84 होगा, एक 42 होगा, और 28 होगा, 21 होगा, 14 होगा और 7 होगा। और इन्हीं गुणनखंडों का क्या पूछा था उसने, योग पूछा था 7 के गुणनखंडों, बस जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर आपका क्या आएगा, 4 2 6, 8 6 14, 1 15, 15 और 4 कितना होगा 19, 19 और 7 26 के 6 हासिल लगा 2, 8 और हासिल 2 10, 10 4 14, 15 16, 17 18 और 1 19, कितना है आपका 196 है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा है 196। ठीक है, आप समझ गए होंगे। पहले उसके गुणनखंड कर लीजिए आप, गुणनखंड करना हमने आपको बताया है। जब गुणनखंड हो जाए आपके तो फिर इसमें 7 के गुणज मतलब 7 का, जिससे 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो 7 के गुणज होगा। तो 7 14 21 28 42 84 7 के गुणज निकले थे। सबका एडिशन कराने के लिए कहा था, योग कहा था, तो हमने इसका योग करा दिया, और ये आंसर कितना आया 196, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका 57 नंबर ऑप्शन क्या हो गया 4। ठीक है, आप चलते हैं 58 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है, जब दिल्ली में समय 8:49 PM है शाम का, तब सिडनी का समय अगले दिन 1:19 सॉरी अपने यहाँ मतलब 1:19 रात में बजता है, जब हम लोग सो रहे होंगे। ठीक है, तो यदि दिल्ली के समय, तो पहले तो हम कैलकुलेशन निकालें क्या होगी। देखो 8:49, पहले डिफरेंस निकालना है हमें सिडनी के टाइम में और इंडिया के टाइम में, डिफरेंस कितना है। ठीक है, 8:49 था आपके पास। ठीक है, टाइम इसमें देखिए हमने क्या जोड़ दिया, 11 मिनट अगर और जोड़ दी तो ये 9 बज जाएगा। देखो 11 मिनट जोड़ के 9 10 0 यहाँ से लगाइए, 4 1 5 1 6 और यहाँ 8 8 मतलब 9। तो हमने कितना जोड़ा, देखो 11 मिनट इसमें जोड़ दिया, तो कितना बज गया, 9 बज गया। रात का ही तो 9 बजा PM, रात का 9 बजा। अब देखिए एक चीज़ क्या बताई थी हमने आपको, सबसे पहले इसे क्या करिए, रात का 12 या दिन के 12 में तोड़िए। 9 10 11 12, तो देखो 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटा, 11 से 12 3 घंटे, तो 3 घंटे आपने और ऐड कर दिए, तो कितना बज गया 12 बज गया रात का। ठीक है, 12 बज गया कन्फर्म, और 1 घंटे 19 मिनट और, क्योंकि 1 19 तक का दे रहा है, तो 12 से 1 19, 1 घंटा 19 मिनट ही हो जाएगा। सबको ऐड कर लो, 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 2, ये 3 हो गया, और 3 1 4। देखो 4.5 घंटे का अंतर है सिडनी और नई दिल्ली के टाइम में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 8:49 में 11 जोड़ा तो 9 आ गया, फिर 9 से 3 जोड़ा 12 बजा दिया, 12 के बाद 1 19। ठीक है, इससे क्या होगा, आपसे दिक्कत नहीं होगी, है तो इसका फॉर्मूला भी है, पर आप फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप सीधे ऐसे करिए, क्योंकि आप घड़ी देखना जानते हैं। 8:49 में 11 आप राउंड फिगर बना लीजिए, फिर उसे 12 के पास ले जाइए, फिर जो भी दिया सीधे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया
4.5 घंटे का अंतर है दिल्ली और यहाँ के टाइम में। अब अगला देखिए क्या दिया, यदि दिल्ली में समय 11:19 है, 11 बज के कितना 19 मिनट है, तो अब सिडनी में कितना होगा, तो 4 घंटे 30 मिनट जोड़ दो इसमें, 9 3 1 4 और 4 1 5 और एक देखो 15 बज के 49 मिनट। अगर दिल्ली में 11 बज के 19 मिनट है तो सिडनी में कितना होगा, सिडनी में 15 बज के 49 मिनट होगा, और 15 बज के 49 मिनट के तो आप अपने यहाँ क्या बोलते हो, 3:49 PM बोलते हो। रेलवे की घड़ी 15:49 बताती है और आपकी घड़ी 3:49 PM बताती है, रेलवे की घड़ी AM PM नहीं बताती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 11:49 15:49 आ गया हमारा आंसर। 15:49 को हमने चेंज के लिए तो 3:49 PM आया। देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया है, 3:49 PM। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप इसे राउंड फिगर में करेंगे, फिर 12 के फॉर्म में आएंगे, फिर जो भी है ऐड करेंगे, अगला ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका 58 का ऑप्शन नंबर 3:49 आपका सही आंसर होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर, मतलब 1/2 सेंटीमीटर, हमने कहा था आधा सेंटीमीटर। आधा सेंटीमीटर किसको डिनोट करता है, 125 किलोमीटर को, 125 किलोमीटर को। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर कितने बराबर है, 125 सेंटीमीटर के। तो हमने कहा था दो नगरों के बीच की भूमि 2000 किलोमीटर, तो पहले आप बना लोगे 125 के ही फॉर्म में, तो सीधे आपने देखा 2000 किलोमीटर पूछ रहा है वो, 2000 किलोमीटर की भूमि को हम कैसे, तो आप इसे 125 से डिवाइड कर लेना, तो उससे आपको निकल आएंगे कितने आधे सेंटीमीटर होंगे इसमें। ठीक है, टोटल डिस्टेंस और इतने डिस्टेंस का एक पैमाना हो और फिर जितने आ जाए उसे मल्टीप्लाई तो कराना होता है, सिंपल। तो आप करो 5 दूनी 10, 55 25, 5 चौको 20, 400 ही हो गया, 55 25, 5 40, फिर 5 से 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा 30 बचा, 5 छक्का 30, 16 आ गया आंसर। देखिए हमने क्यों ऐसा कराते हैं, 2000 किलोमीटर पूरी दूरी थी और हमें पैमाने बनाने 125 के टुकड़ों में, तो 125 से भाग दिया तो कितने आए, 16 टुकड़े आ गए हमारे पास। ठीक है, अब देखो एक टुकड़ा, मतलब यही एक टुकड़ा था, ये आधा सेंटीमीटर दिखाता है, तो 16 टुकड़ा कितने को दिखाएगा, तो 1/2 गुणा 16 कर दो, मतलब 8 सेंटीमीटर दूरी चाहिए। ठीक है, देखिए दिया है 59 का ऑप्शन नंबर 3 दिया है 8 सेंटीमीटर, यही इसका सही आंसर होगा। देखो दिया है एक मानचित्र का आधा सेंटीमीटर 125 था, हमने निकाल लिया है आधा सेंटीमीटर 125, टोटल 2000 किलोमीटर दिखानी थी, तो 125 से भाग दिया तो इसके 16 टुकड़े आ गए, तो आपने एक टुकड़ा आधा सेंटीमीटर, 16 8 सेंटीमीटर का, इसलिए क्या होगा 59 का ऑप्शन नंबर 3 8 सेंटीमीटर ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, क्या बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत ढूंढना है हमें। ठीक है, गलत ढूंढना है, तो देखिए अब हम आपको गलत बताते हैं क्या है। सबसे पहला क्या है, 2009 मिलीलीटर, 2009 मिलीलीटर है, और 2 लीटर और 9 मिलीलीटर इसे लिख सकते हैं। देखिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर था, अपनी आप उसी टेबल से पढ़िए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर से। ठीक है, वहाँ लीटर देखिए क्या होगा, या मैं चलो बता देते हैं आपको, मिली सेंटी डेसी लीटर, देखो 1 0 0 0 1000 तो होंगे। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर 1000, तो अगर हम इसमें 1000 का भाग देते हैं तो देखिए क्या आएगा, 2.009 आएगा कि नहीं आएगा, तो इससे आप 2 लीटर है और ये 9 मिलीलीटर हो जाएगा। जब 999 मिलीलीटर और जैसे 1 होगा तभी तो 1 लीटर बनेगा, तो इससे आप 2000 मिलीलीटर को 2 लीटर 9 मिलीलीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, 25 का शतांश बोला, देखो इसने शतांश का मतलब मैंने आपको बताया था 100 से भाग करना होता है, 25/100 तो लिखा है, इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए 0.57 बराबर है 0.5700 के। देखिए दशमलव के बाद आपको बता दें, दशमलव जहाँ पे लगा है उसके बाद आपकी कोई भी संख्या लिखिए, फिर आप कितने भी जीरो लगाते चले जाएं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई इसका मतलब है, सब बराबर ही है। इसे आप 0.57 वही बोलोगे, चाहे जितने जीरो लगा दो लास्ट में, यहाँ नहीं लगा सकते हो आप इधर। ठीक है, इधर लगाओ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन दशमलव के बाद में संख्या जब आपकी खत्म हो जाए उसके लास्ट में कितने भी जीरो लगा लोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। चौथा देखिए क्या करा, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो 30 सेंटीमीटर थी भुजा वर्ग, क्षेत्रफल कितना होगा इसका, भुजा स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 3 का 900। ठीक है, 900 हो गया। अगला क्या दिया देखो, क्षेत्रफल तथा ये मीटर आयत का क्षेत्रफल। अब आयत में देखो सबसे पहले क्या दिया, मीटर में दिया है 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर। ठीक, अब पहले इसको बनाओ, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4.5 इंटू 100 इंटू 0.2 इंटू 100, 100 का गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा, ये 4500 आएगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव तो 450 बचेगा, ये 0.2, तो इसका कितना आएगा, देखो 200 आएगा, लेकिन कितने एक अंक के बाद दशमलव तो कितना आएगा 20, तो आपकी वैल्यू क्या है 450 गुणे 20,
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, करा लो 45 दूनी 90 और 2 जीरो, तो ये कितना आ गया 9000 आ गया। और वर्ग का क्षेत्रफल था 9, क्या बोला था 30 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल और 4.5 मीटर और 2 मीटर आयतन के क्षेत्रफल समान है। तो क्या समान है, देखिए आयत का 9000 निकल रहा है, वर्ग का 900 निकल रहा है, तो आपका क्या होगा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही होगा, क्योंकि जब आपने आंसर निकाला तो आंसर मैच नहीं हुआ और इसने पूछा था नहीं, गलत ही पूछा था इसमें। गलत कौन सा है, चौथा आपका गलत है। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका सितंबर 2015 का क्वेश्चन था। ठीक है, कल हम आपको फिर से मिलेंगे फरवरी 2015 के पेपर के साथ में। ठीक है, फरवरी 2015 के साथ में। तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू।